डीके राठी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आपको कराने जा रहा हूँ 750 ईस्वी से 1200 ईस्वी के मध्य जो प्रमुख राजवंश थे, जिसमें हम उत्तर पश्चिम भारत, जिसमें काबुल या पेशावर के हिंदू शाही राजा हैं, और दक्षिण भारत के अंदर जो प्रमुख राजवंश थे उनके बारे में। ये जो समय काल है 750 से 1200 ईस्वी का, इसमें राजनीतिक वंश इतने ज़्यादा थे कि जिसकी वजह से बच्चों को इसमें राजनीतिक इतिहास को याद करने में कठिनाई आती है। इसीलिए मैंने बहुत छोटे छोटे वीडियो 20-20 मिनट के, 25-25 मिनट के वीडियो मैंने अपलोड करे हैं इस समय काल के, ताकि आप लोग ध्यानपूर्वक जो हैं उन्हें पढ़ सकें। और जितने भी पॉइंट्स मैं इसके अंदर आपको बताता हुआ चल रहा हूँ, चाहे आईएएस के एग्ज़ाम दे, चाहे पीसीएस का, और चाहे वनडे एग्ज़ाम दे, सबके लिए ही सदुपयोगी है। और मैं साथ में ये बताता हुआ चलता हूँ कि कौन से परीक्षा में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है। मेरा नाम इंजीनियर डीके राठी है और मैं एक लेखक और एक शिक्षक हूँ। मैं आप लोगों को जो पाठ्य सामग्री लेक्चर के माध्यम से दिखाता हूँ पीडीएफ के तौर पर वीडियो में, वो मैंने अपनी इस किताब से ली हुई है, जिसका 9th एडिशन अप्रैल 2022 में बाज़ार में उपलब्ध कराया गया था। और ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से उपलब्ध हैं। तो जो मैं आपको लेक्चर पढ़ाता हूँ, यदि आपके पास ये किताब होगी तो बड़े बेहतर तरीके से आपको समझ में आता हुआ चलेगा। अन्यथा जो नोट्स बनाना चाहे वो नोट्स भी बना सकते हैं। तो हमारा जो पहला पॉइंट है वो है हिंदू शाही वंश काबुल। हिंदू शाही वंश की जो भौगोलिक स्थिति है, जहाँ पर इनका प्रभाव था, वो है उत्तर पश्चिम भारत, जिसको और आज वहाँ पर ना पाकिस्तान है। इसलिए, और चूंकि बंटवारे से पहले वो भारत का ही हिस्सा था, इसीलिए उत्तर पश्चिम क्षेत्र कहलाता है। और वो क्षेत्र है जो जहाँ पर आज नापाक का एक शहर है पेशावर। तो पेशावर और काबुल जरा देखते चलिए आप नक्शे के ऊपर। यहाँ पर तो पेशावर लिखा हुआ है नीचे की डॉट में, और ऊपर काबुल। तो ये जो नापाक और अफगानिस्तान है, इनके बीच में जो रास्ता है, वो रास्ता जो है वो ये इन दर्रों के माध्यम से ही है। जैसे एक खैबार दर्रा पड़ता है काबुल और पेशावर के बीच में, और बाकी हिस्सा जो है ये इन सघन पहाड़ियों से घिरा हुआ है, जो हिंदू कुश पहाड़ियाँ कहलाती हैं। तो भारत के ऊपर जो हमले हैं, उनमें अगर इन दर्रों पर कोई मजबूत शासक हुआ तो उसने इन हमलों को रोके रखा। यही कारण है कि हिंदू शाही शासकों को भारत का प्रहरी कहा जाता है। जब तक इनकी शक्ति इस क्षेत्र में बनी रही, अफगानिस्तान से भारत पर हमले इन्होंने हमेशा विफल करे। परंतु एक बार जब इनकी शक्ति समाप्त हो गई तो महमूद गजनी या मोहम्मद गोरी, इन्होंने अनेक हमले जो है भारत के ऊपर करे। ये इनका महत्व है। अब देखिए इनके बारे में जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, जिनको हमें करते हुए चलना है, वो हो गया हमारे कि इनकी राजधानी कौन सी थी। तो राजधानी मैंने बता दिया, इनकी राजधानी जो है और पेशावर थी। यहाँ एक बात और मैं आपको बताता चलूँ कि अधिकांश विद्वान मानते हैं कि हिंदू शाही वंश जो है कुषाणों के उत्तराधिकारी थे। क्यों? इसके दो कारण हैं। एक कारण तो यह है कि हिंदू शाही राजा जो थे वो खुद भी शहनशाही की उपाधि धारण करते थे, और इसके अलावा कुषाणों का जो क्षेत्र था वह भी वही क्षेत्र है जहाँ पर हिंदू शाही राजाओं का शासन था। अब मैं एक बार फिर आपको नक्शे पे दिखा दूँ कि क्या स्थिति थी उनकी। तो उनकी भी दो राजधानी थी, एक तो कहलाती थी पेशावर जो यहाँ पर मैंने दिखाई हुई है, और एक थी मथुरा। यानी कि उनके प्रभाव का जो क्षेत्र था ये कश्मीर से लेकर और ये काबुल तक का जो क्षेत्र था वो सारा कुषाणों के प्रभाव में था। और हिंदू शाही राजाओं की अगर हम बात करते हैं तो ये इतने बड़े क्षेत्र पे तो नहीं थे, परंतु इतना हिस्सा जो था वो इनके अधिकार में अवश्य था। और इन शासकों को मदद के लिए भारत की 3 शक्तियों ने इनकी मदद भी करी, जिनमें प्रमुख कौन से हैं। एक तो कश्मीर के जो शासक थे, उन्होंने भी इनकी मदद के लिए अपनी सेनाएं भेजी। और इसके अलावा जो हमारे उत्तर भारत में अन्य शक्ति थी, जिसमें नाम आता है गुर्जर प्रतिहारों का और चंदेल शासकों का, उन्होंने भी, तो कन्नौज जो था वो तो यहाँ पर थे गंगा जी के किनारे, इन्होंने भी हिंदू शाही राजाओं की सैन्य मदद करी। कश्मीर के राजाओं ने भी मदद करी। और जो बुंदेलखंड के
ये चंदेल राजा थे, इन्होंने भी मदद के लिए गठबंधन में शामिल हुए। हालांकि ये सारे के सारा गठबंधन जो है वो इन मुस्लिम आक्रांताओं का सामना नहीं कर पाया और अंततः यह पराजित हुआ। तो यहाँ हमारा पॉइंट जो है, अब देखिए, और अफगानिस्तान में उस समय वहां का शासक कौन था? अफगानिस्तान में कौन सी जगह थी? गजनी। गजनी का जो शासक था उसका नाम था सुबुक्तगीन, जो स्वयं एक गुलाम था, और सुबुक्तगीन का बेटा था महमूद गजनी, ध्यान रखिएगा। और सुबुक्तगीन किसका गुलाम था? यहाँ पर लिखा अल्पतगीन, अगली लाइन में देखिए, जो कि उत्तरी अफगानिस्तान या पूर्वी ईरान का सूबेदार था। तो अब वापस आते हैं, महमूद सुबुक्तगीन और जयपाल दोनों के बीच में जो है वो युद्ध हुआ, कई युद्ध हुए हालांकि, और इन युद्ध के बाद दोनों के बीच में समझौता हो गया। परंतु जब सुबुक्तगीन के बाद महमूद गजनी ने सत्ता संभाली तो जयपाल ने उन शर्तों को मानने से इनकार कर दिया और दोनों के बीच में, महमूद गजनी और जयपाल के बीच में युद्ध हुआ। और माना जाता है इस युद्ध में जब जयपाल पराजित हुआ तो वो अपने इस अपमान को सहन नहीं कर पाया और जलती हुई चिता पर उसने स्वयं को जला दिया। इस प्रकार से उसने आत्महत्या की बात आती है, उसने आत्महत्या कर ली। अब जो अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो पॉइंट जो है एनडीए के एग्जाम में आया कि जयपाल के बाद फिर आया आनंदपाल। आनंदपाल ने कुछ समय महमूद गजनी की अधीनता को स्वीकार करा, लेकिन जल्द ही उसने उस गुलामी की बेड़ी को उधार फेंका और स्वयं पूरी तरह स्वतंत्र हो गया। जिसके बाद महमूद गजनी और आनंदपाल के बीच में एक युद्ध हुआ। ये युद्ध पूछा था एनडीए के एग्जाम में, जिसे कहते हैं वहिंद का युद्ध, और जो कब लड़ा गया था? वो लड़ा गया था 1002 के अंदर। तो ये क्वेश्चन जो है एग्जाम के अंदर पूछा गया था कि वहिंद का युद्ध किस किस के बीच में लड़ा गया था। तो जैसे मैंने आपको बताया, वहिंद का युद्ध इन दोनों के बीच में लड़ा गया और आनंदपाल की पराजय के साथ ही हिंदू शाही वंश का पतन हो गया और इस तरीके से भारत की रक्षा करने वाला एक ताकतवर वंश जो है उसका पतन हो गया। अब इसके बाद जो है अगला जो पॉइंट है हमारा, फिर हम देखते हैं दक्षिण भारत की स्थिति। मैंने यहाँ पर बताई दी है। दक्षिण भारत के अंदर, क्योंकि हम उत्तर भारतीय जो है दक्षिण भारत के इतिहास को कम ही पढ़ते हैं और हमें स्कूलों में भी कम ही पढ़ाया जाता है, हालांकि बहुत ही गौरवशाली इतिहास है और कुछ मायनों में तो इनकी जो शक्तियां थी वो उत्तर भारत के अधिकांश शासकों से बहुत ही अधिक थी। अब इसके अंतर्गत क्या है, एक तो दक्षिण भारत कहलाता है और एक कहलाता है दक्कन। दोनों में अंतर जो क्या क्या है मैं एक बार यहाँ पर आपको बता देता हूँ। जो लिखा हुआ है, एक तो पल्लव थे और चोल थे, ये तो दक्षिण भारत के थे, और जो दक्कन का क्षेत्र है उसमें बादामी या वातापी के चालुक्य और मान्यखेत के राष्ट्रकूट और कल्याणी के चालुक्य, जो पश्चिमी चालुक्य के नाम से भी जाने जाते हैं। अब इनका प्रभाव कहाँ कहाँ पर था और किस संदर्भ में है, अब मैं आपको एक बार बता देता हूँ ताकि आप मैप के ऊपर जो है उसे समझ पाए कहाँ की बात हो रही है। जैसे यहाँ पर देखेंगे आप, तो मैंने केवल दक्षिण भारत के हिस्से को ही दिखाया क्योंकि बाकियों का हमारा इस टाइम विषय नहीं है। तो ये जो क्षेत्र है जिसको हम कर्नाटक कहते हैं, ये जो क्षेत्र है ये कर्नाटक का, ये सारा का सारा क्षेत्र कर्नाटक और महाराष्ट्र का ये क्षेत्र जो है इसे हम कहते हैं दक्कन, जिसमें तेलंगाना भी शामिल हो गया। तो ये सारा क्षेत्र जो है ये कहलाता है दक्कन का क्षेत्र। और इसके नीचे जो क्षेत्र है जहाँ पर ये तमिलनाडु है या आंध्र प्रदेश का हिस्सा है, इसे कहा जाता है दक्षिण भारत। तो यहाँ पर किन किन का शासन था मैं जरा उनके बारे में आपको बता देता हूँ ताकि घटनाएं जो हैं वो हम सही क्रम से उसके अंतर्गत पढ़ पाएंगे। जो ये क्षेत्र है जिसको हमने कहा महाराष्ट्र, और ये क्षेत्र कर्नाटक का, और निकटवर्ती ये तेलंगाना का क्षेत्र, इस क्षेत्र के अंदर जो राज करने वाले वंश है उनका क्रम क्या होगा? उनका ये क्रम है, सबसे पहले तो बादामी या वातापी के चालुक्य। बादामी या वातापी के चालुक्य वो हैं जो उत्तर भारत में हर्षवर्धन के समकालीन है। इस वंश का जो सबसे प्रतापी शासक है उसका नाम है पुलकेशिन द्वितीय, और पुलकेशिन द्वितीय का युद्ध हुआ था हर्षवर्धन। तो हम कह सकते हैं उत्तर भारत में जो पुष्यभूति वंश था ये उसके समकालीन है।
और बादामी के चालुक्य का अंत किया उनके ही सामंतों ने, उनके एक सामंत ने जिसका नाम था दंतिदुर्ग, और उसने नींव रखी एक नए वंश की जिसको कहा जाता है राष्ट्रकूट वंश। राष्ट्रकूट वंश का दमन किया उनके ही एक सामंत ने जिसने एक नए वंश की नींव रखी जिन्हें कहा जाता है कल्याणी के चालुक्य, या इनको कहते हैं पश्चिमी चालुक्य। इन्हीं को कल्याणी के चालुक्य भी कहते हैं, जो उनके स्थान के नाम पर रखा गया, जो उनकी राजधानी थी। ये तो रहा, इस क्षेत्र को हम कहते हैं दक्कन, ठीक है, इसी को दक्कन कहा जाता। जो दक्षिण भारत है, दक्षिण भारत किसे कहेंगे, वो आ गया यहां पर। ये हिस्सा जो है, ये पूरा का पूरा हिस्सा, चाहे आप इसमें आंध्र प्रदेश का ये हिस्सा भी ले लो, तो ये संपूर्ण क्षेत्र जो है इसे दक्षिण भारत कहते हैं। और यहां पर पुहार जहां लिखा है, यहीं पर ये कांचीपुरम, तो यहां पर किनका प्रभाव था, पहले तो ये प्रभाव जो था, पहले प्रभाव था इनका पल्लवों का, जो कांचीपुरम के पल्लव कहलाते हैं, और पल्लव के बाद यहां पर आया चोल शासकों का। इनके मध्य जो युद्ध था, या इनके पल्लवों और दक्षिण भारत के शासक और उत्तर भारत के जो शासक थे, इनके बीच में लगातार संघर्ष चलता रहा। और उसका कारण क्या था कि आप यहाँ पर जब नक्शे में देखते हैं तो आप क्या पाते हैं कि ये जो क्षेत्र है पूरा पूरा, ये जो आपको ब्राउन कलर दिखाई दे रहा है, भूरे सा रंग दिखाई दे रहा है, इसका मतलब है ये पठार का क्षेत्र है, यानी कि प्लेटू एरिया है, जो खेती बाड़ी के लिए बिल्कुल उपयुक्त नहीं है। और कुछ क्षेत्र जो हैं वो इनकी घाटी कहलाती हैं इस क्षेत्र की। और ये हो गया, जैसे यहाँ पर आई कृष्णा नदी, इसका क्षेत्र हो गया, और इसमें आकर मिलती है एक नदी तुंगभद्र। तो ये जो कुछ क्षेत्र हैं, जो नदियों के, दो नदियों के बीच के क्षेत्र हैं, ये क्षेत्र जो है उपजाऊ भूमि के क्षेत्र हैं। इसीलिए दक्कन में जो वंश आया उसका दक्षिण भारत के राजाओं के साथ लगातार संघर्ष रहा। इसका उद्देश्य क्या था, इस क्षेत्र में जो उपजाऊ भूमि का क्षेत्र है, और यहाँ पर भी आप देख रहे हैं इस क्षेत्र को वेंगी कहते थे, इस पर भी अधिकार स्थापित हो, क्योंकि ये भी ग्रीन कलर से है तो उपजाऊ भूमि का क्षेत्र है, और लगान के रूप में अधिक से अधिक आय की प्राप्ति ही इनका उद्देश्य था। इसीलिए उत्तर भारत के अंदर जब चालुक्य, दक्कन में जब बादामी के चालुक्य थे, तो उनके राजा पुलकेशिन द्वितीय के समय पर ही यहाँ के चोल राजाओं के साथ में उन्होंने संघर्ष, पल्लव राजाओं के साथ उन्होंने संघर्ष की शुरुआत करी। तो और जब पल्लव जो है उनका दमन किया उनके एक सामंत ने जिसका नाम था आदित्य चोल, और अपने वंश की नींव रखी, तब क्या हो गया, तब दूसरे राजा आ गए। तो पल्लव, और यहां पर कौन थे, यहां पर थे चालुक्य, ठीक है। तो चालुक्य के बाद राष्ट्रकूट आए, पल्लवों के बाद चोल आए। तो ये संघर्ष जो है इन दोनों ही क्षेत्रों के राजाओं के मध्य लगातार चलता रहा, ये हमारा पक्ष है। अब जब ये चालुक्य कमजोर हो गए और इधर चोल कमजोर हो गए पल्लवों के बाद, तो उसके बाद यहां पर आए होयसल, ठीक है। तो होयसल के बारे में एक दो क्वेश्चन है जो संदर्भ हम लोगों को इसके अंदर पढ़ना होगा। बाकी बहुत ज्यादा क्वेश्चन जो है वो दक्षिण भारत से पूछे नहीं जाते, लेकिन मैं ये जरूर आपसे वादा करता हूं कि मैं आप लोगों को ये जो पढ़ाऊंगा ये पूरा क्लियर करता हुआ चलूंगा, और अप टू द पॉइंट। नक्शे के ऊपर यदि आप देख लेंगे, जैसे मेरे साथ साथ में मुझे आदत है चीजों को भौगोलिक नक्शे पे दिखाने की, तो आप लोगों को याद रखने में और समझने में बड़ी आसानी होगी। तो यहाँ हम लोगों ने होयसल राजवंश के बारे में लिखा है। हालांकि इनका आगमन जो है वो किनके बाद हुआ, चालुक्यों के बाद, लेकिन मैंने यहाँ पहले ही दे रखा है, तो आप दो तीन पॉइंट इसके बारे में जो याद कर सकते हैं वो याद कर लीजिएगा। बाकी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। एक तो इनकी राजधानी का नाम आया, इनकी राजधानी कौन सी है, सीडीएस के एग्जाम में क्वेश्चन आया। तो द्वार समुद्र जो है ये कर्नाटक में है, ये इनकी पहली राजधानी थी। और इसके अलावा इनकी एक और राजधानी थी जो बेल्लूर कहलाते हैं, ये भी हमारे सनातन धर्मियों का एक पवित्र स्थान है कर्नाटक के अंदर। इनकी स्थापना किसने करी थी, नृपकाम द्वितीय ने इसकी स्थापना करी थी। और जब उत्तर भारत में खिलजी वंश का अलाउद्दीन खिलजी था,
तो उसका एक योग्य सेनापति था मलिक काफूर। मलिक काफूर ने दक्षिण भारत तक हमले करे और उस दौरान उसने रास्ते में पड़ने वाले होयसल राज्य की शक्ति को समाप्त किया। तो इनकी समाप्ति जो है, अलाउद्दीन खिलजी का जो सेनापति था मलिक काफूर, जो कि उसका गुलाम भी था, उसने इस राजवंश को समाप्त किया। और इस राजवंश के प्रमुख राजाओं में जो नाम आता है, एक जो नाम आता है वो आता है इसका, वो आता है विष्णुवर्धन, जैसे यहाँ पर लिखा है। तो विष्णुवर्धन के बारे में केवल इतना है कि एक सनातन धर्म के प्रमुख संत है जिनका नाम है रामानुजाचार्य। यहाँ पर लिखा होगा रामानुज आचार्य, रामानुजाचार्य, जिन्होंने एक दर्शन की नींव रखी जिसे कहते हैं विशिष्ट अद्वैत, और मूर्ति पूजा और भक्ति के बीच में एक सामंजस्य बैठाने का काम करा। ये जो महान संत है सनातन धर्म के रामानुज, वो किसके समय काल में है? विष्णुवर्धन में। और रामानुजाचार्य जो है, इनका अपमान किया था चोल शासक कुलोत्तुंग द्वितीय के समय पर, और तब जो है रामानुजाचार्य आ गए थे इस होयसल राज्य में जहाँ विष्णुवर्धन का राज था। तो यही पॉइंट हमें ध्यान रखना है कि ये किसके दरबार में थे या किसके समकालीन थे, केवल इतना भर पॉइंट हमें इनके बारे में याद करना है। इसके बाद आ गया अगला जो शासक है इनका प्रमुख, उसका नाम है वीर बल्लाल द्वितीय। ये सबसे शक्तिशाली शासक था होयसल राजवंश का, और उसको कहा जाता है दक्षिण चक्रवर्ती, यानी कि उसकी जो सैन्य सफलताएं थी उसके कारण उसको दक्षिण चक्रवर्ती का नाम दिया गया। होयसल स्थापत्य कला में क्या योगदान था? देखिए, हमारे यहाँ उत्तर भारत के अंदर जो मंदिरों के निर्माण की शैली है वह दक्षिण भारत से अलग है, और जो बीच में दक्कन पड़ गया उसकी जो शैली है वह बिल्कुल अलग है। तो इन होयसल राज्यों ने क्या करा, वो शैली जो दक्कन में प्रचलित हुई, जिसे बादामी के चालुक्यों ने, इसके बाद अलावा होयसल ने, राष्ट्रकूटों ने चलाया, वो कहलाती है वैसर शैली। अभी नीचे मंदिर की शैली है, उसमें मैं आपको चित्र भी दिखाऊंगा और बताता भी चलूंगा। मंदिरों का निर्माण कराया। होयसल मंदिर या तो बहुमुखी या तारे के आकार के थे, यानी कि चौकोर नहीं इन्होंने बनाया। इनमें जो प्रमुख मंदिर है, एक तो होयलेश्वर मंदिर है, फिर है चेन्ना केशव मंदिर बेल्लूर के अंदर। ये दो मंदिरों में जो स्टैटिक जीके आप लोग जब पढ़ते हैं तो उससे संबंधित सवाल आ सकते हैं, वो पॉइंट आप इसके माध्यम से देख सकते हैं। यहाँ मैंने करा रखा आपको मंदिर शैली। तो मंदिर की जो है वो 3 शैलियाँ हैं जिनका हम इसमें अध्ययन करेंगे। एक शैली जो है वो तो कहलाती है द्रविड़ शैली, और एक शैली जो है वो कहलाती है वेसर, और एक कहलाती है नागर। अब इन शैलियों के बारे में जो पॉइंट्स हैं मैं आपको चित्र दिखा देता हूं, उससे मेरे ख्याल से अच्छा समझ में आएगा, क्योंकि कहावत है एक चित्र 100 शब्दों के बराबर होता है। एक तो द्रविड़ शैली देख लीजिए, एक हमने लिख रखा है मैंने नागर शैली, और एक जो लिखा है वेसर शैली। 3 शैली है। तो यहाँ पर चित्र आप देखेंगे तो उससे आपको पता चलेगा कि जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ ये सबसे पहली जो ये जो पहली शैली जो पहला दिखा रखा है आपको इस हिस्से के अंदर, ध्यान कीजिए आप। ये जो सबसे पहले है ये तो हमारे उत्तर भारत में है, इसको तो कहा जाता है क्या? नागर शैली। इसे कहते हैं नागर शैली। इसके मंदिर आप देख रहे हैं गोलाकार होते हैं, यानी कि गोल मीनार की तरह है, जो ऊपर की तरफ पतले होते हुए जाते हैं। और ये शैली जो है इसे कहते हैं वेसर शैली। अभी बताता हूं वेसर का मतलब। और ये है द्रविड़ शैली। तो दक्षिण भारत के अंदर जो मंदिर हैं, जब आप मंदिरों को देखते हैं तो ये किस आकार के हैं? पिरामिड की आकार के हैं, है ना, गोलाकार नहीं। हमारे यहाँ मंदिर जो है वो गोलाकार ऊपर की तरफ पतले होते हुए चलते हैं। और जो वेसर शैली है, द्रविड़ तो होगी दक्षिण भारत की और नागर शैली होगी उत्तर भारत की। दोनों शैलियों का जो मिश्रण है वो कहलाता है वेसर शैली। तो जो दक्कन का क्षेत्र है भारत का, जिसके अंतर्गत हमने क्या क्या पढ़ा था, आप ध्यान कीजिए। दक्षिण के अंतर्गत मैंने आपको बताया था वह जिसमें आते हैं ये क्षेत्र, यानी कि महाराष्ट्र का जो क्षेत्र है वो पड़ेगा, और कर्नाटक का क्षेत्र, ये क्षेत्र मैंने बताया था। ये जो है हमारे यहाँ दक्कन का पठार कहलाता है इस क्षेत्र के अंदर, ठीक है। तो इस क्षेत्र में
मिश्रण किसका होगा? एक तो दक्षिण भारत के जो शैली है उसका, और एक हम पढ़ रहे हैं उत्तर भारत में, ये उत्तर भारत में, इन दोनों का मिश्रण कहलाता है। अब क्या क्या उनकी विशेषताएं हैं वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूं, है ना, उससे फिर आप लोगों को बहुत बेहतर रूप से समझ में आएगा। यहां पर देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले दे रखा है जो हमारे यहाँ द्रविड़ शैली है दक्षिण भारत की, इनकी विशेषताएं क्या क्या है उनको देखते हुए चलते हैं। ये विशेषताएं, इनमें मंदिर के चार दीवारी होती के भीतर निर्मित होते हैं। ध्यान कीजिए, उत्तर भारत में जो हमारे मंदिर हैं उनमें चार दीवारी नहीं होती, वो सीधे मंदिर में ही हम प्रवेश करते हैं। अगर होती भी है बहुत छोटा प्रांगण होता है, यानी कि बहुत बड़ा गलियारा नहीं होता। लेकिन दक्षिण भारत के अंदर मंदिरों की जो भव्यता है वह देखने लायक है। क्यों? क्योंकि दक्षिण भारत के अंदर मंदिर जो हैं वो वहां के शासक की शक्ति का परिचायक थी, और साथ ही साथ दक्षिण भारत में मंदिर जो है वह एक जमींदार की तरह काम करते थे, और जो दान दक्षिणा मिलती थी उन दान दक्षिणा के पैसे को ब्याज पर भी दिया जाता था। और साथ ही साथ क्योंकि मंदिर के प्रांगण में बहुत सारे व्यापारी भी अपना सामान बेचते थे और श्रद्धालु खरीदते थे, तो बड़ा आर्थिक केंद्र भी था, जैसे फूल है, तेल है, या वस्त्र है, अन्य चीजें भी थी। तो एक प्रकार से अर्थव्यवस्था का प्रमुख केंद्र जो है मंदिर होता था, इसीलिए वहां भव्य और विशाल मंदिर हमें प्राप्त होते हैं। तो चार दीवारी होती थी, और चार दीवारी के मध्य में एक विशाल मंदिर बनाया जाता था, ये गेट बनाया जाए जिसे कहते हैं गोपुरम। हमने तो अपने यहाँ पर विशाल गेट नहीं देखे, लेकिन दक्षिण भारत में जो मंदिर है वो मंदिर जो होता है उतना ही भव्य है, उसका एंट्री गेट होता है, और इसे क्या कहते हैं? गोपुरम। ये भी ध्यान रखिए। और मुख्य मंदिर का आकार, यानी कि जहां गर्भगृह है, जहां हमारे पूजनीय देवता की मूर्ति रखी होती है, उसके ऊपर जो बनता है उसे कहते थे विमान, जो गोलाकार मीनार की आकृति बनती थी। और ये पिरामिड, सॉरी मीनार नहीं, पिरामिड की आकार मैंने आपको बताया था। जैसे आप ध्यान कीजिए, मैंने कहा था यहां पर मीनार ना होकर क्या थे, पिरामिड की आकृति थी। ये देखिए, ये पिरामिड की तरह है, ठीक है, ये बताया गया इसमें, ये होता था। और मंडप जो है वो एक, और मंडप जो, अब देखिए एक और पॉइंट आ रहा है इसके अंदर, मंडप वर्ड यूज हो रहा है। तो मंडप का मतलब क्या हो गया कि जहां पर जो गर्भगृह था, जहां हमारे पूजनीय देवता की मूर्ति रखी होती थी, उसके बाहर बैठने के लिए खंभों वाला बड़ा हॉल बनता था, उसी को मंडप कहते थे, जो चारों ओर से खुला होता था। तो एक बार सीढ़ियों से चढ़कर पहले मंडप में जाएंगे, और अगर कोई पूजा पाठ हो रही है, कोई पर्व मनाया जा रहा, तो सारे वहां बैठ जाएंगे, और उसके आगे जिधर की तरफ वो मुंह करके बैठेंगे, आगे की तरफ देवता का छोटा सा कक्ष बना होता था, जहां पूजनीय देवता और पुरोहित या पुजारी वगैरह रहते थे, जो पूजा अर्चना करते थे। तो इस प्रकार का जो एक स्तंभों वाला जो कक्ष होता था, खंभों वाला, उसी कक्ष या हॉल को क्या कहा जाता था? उसे कहते थे मंडप। ये जो लिखा हुआ है मंडप। तो यहाँ इंपॉर्टेंट चीज क्या होगी? इनमें विमान कहलाता था, जो गर्भगृह के ऊपर जो पिरामिड बनता था, उसके आगे जो था वो मंडप कहलाता था, जो स्तंभों का एक कक्ष था। और साथ ही साथ मंदिर की जो चार दीवारी थी उसमें एक भव्य गेट बनाया जाता था, जिसे गोपुरम कहते हैं। और इसके जो प्रमुख एग्जाम्पल है वो कौन सा हो गया? महाबलीपुरम तमिलनाडु में शोर मंदिर, बृहदेश्वर मंदिर, जो राजा राज चोल के द्वारा जिसका निर्माण किया गया था। तो यहाँ पर हमने दो चार मंदिरों के नाम देख लीजिए। अगर दक्षिण भारत के इन मंदिरों में से किसी का नाम आता है तो आपका उत्तर होगा ये द्रविड़ शैली में बने हुए। नागर शैली जो है उत्तर भारत के अंदर प्रचलित थी, या मध्य भारत, जैसे हम उत्तर भारत में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ इन्हें भी शामिल करते हैं। वो इसमें गोलाकार मीनार होती थी, जैसे मैंने बताया था आपको, याद कीजिए कि गोलाकार मीनार होगी, यहाँ पर ये गोलाकार मीनार बनी होती थी। इसके अलावा यहाँ पर गर्भगृह, गर्भगृह तो जहाँ देवता की मूर्ति को रखा जाता था। और मंडप, मंडप उतना विशाल नहीं होता था, लेकिन थोड़ा बहुत तो जो स्तंभों वाला हॉल है आज भी हम मंदिरों में देख पाते हैं। उदाहरण दस अवतार मंदिर। दस अवतार मंदिर कौन सा मंदिर है? ये मंदिर गुप्त काल का मंदिर है। तो गुप्त काल में ही शुरू का क्या हुआ? गुप्त काल में ही पहली बार स्वतंत्र रूप से मंदिरों के निर्माण की शुरुआत हुई, और उसमें से एक मंदिर जो है दस अवतार मंदिर पाया जाता है, जो उत्तर प्रदेश के अंदर है। एक विश्वनाथ मंदिर है, जो चंदेल शासक थे उनमें जो प्रमुख शासक था, जिसने सबसे ज्यादा
चंदेल मंदिरों का, खजुराहो के मंदिरों का निर्माण कराया, उसका नाम है धंग। तो धंग देव के ने एक प्रमुख मंदिर बनाया था जिसका नाम था विश्वनाथ मंदिर। तो ये भी नागर शैली का ही उदाहरण है। फिर अगला जो है, फिर आखिरी में आया वेसर शैली। जैसे मैंने आपको बताया वेसर शैली क्या थी, ये उत्तर और दक्षिण भारत के जो स्थापत्य शैली थी उसका सम्मिश्रण था, और इसे बादामी के चालुक्य को इन्हें शुरू करने का श्रेय जाता था। और इसके बाद जब राष्ट्रकूट वंश आए और होयसल वंश आए, इन्होंने थोड़े बहुत इसमें संशोधन करे। इसमें ऊंची मीनारें नहीं होती, यानी कि जो मंदिर है वो बराबर से तो चौड़े होते हैं, लेकिन ऊंचाई जो है, जैसे मीनारे या पिरामिड बनते थे नागर शैली में, तो मीनारे और द्रविड़ शैली में पिरामिड, उनका अभाव प्राप्त होता है हमें। और बाकी जो इनका जिसके ऊपर ये बनते थे, जैसे हम कहें नीचे का हिस्सा, वही बहुत विशाल बनाते थे। लगभग 1 मंजिल का जो है इनके नीचे का हिस्सा बनता था, जिससे हम मैदान से मंदिर के अंदर प्रवेश करते थे सीढ़ियों के द्वारा। इस शैली में मंदिर के ऊपर बनने वाले शिखर की ऊंचाई जो है वो काफी कम थी। इसमें होयलेश्वर मंदिर हेलीपैड का और चेन्नाकेशव मंदिर बेल्लूर का ये उदाहरण है। तो इस वीडियो में मैं यहीं पर ही समाप्त करूंगा। इसके अब आपके पास जो मुझे आपको कराना है, एक तो पल्लव वंश है और एक राष्ट्रकूट वंश और एक चोल वंश, वो मैं संभवतः अगली वीडियो में या 2 और वीडियो बना दूंगा, जिसके अंदर मैं प्राचीन भारत के ये 3 बचे हुए हिस्से जो है समाप्त करूंगा। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहता हूं आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक भी करें। धन्यवाद।